हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर नंबर 7। पहले 6 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें क्या खास चीज़ है, उसका क्या नाम है, उसका क्या काम है, ये चीज़ें हमें पढ़नी है। अभी जो चैप्टर नंबर 7 है आपका ओडी के अंदर, उसका नाम है ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये तो हमारा मैथ का ही नाम है भी, ये मैं इसका मीनिंग बता चुका हूँ चैप्टर नंबर 1 में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। अब इसमें एक वर्ड आया है साइमल्टेनियस, यानी कि इस चैप्टर में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है भी। इंपॉर्टेंट रोल कैसे है, इस नाम से हमें पता चलेगा इस चैप्टर में क्या होने वाला है। साइमल्टेनियस का अगर मैं हिंदी में मीनिंग की बात करूं तो वो होता है समकालिक। समकालिक, समकालिक का अर्थ होता है जो एक ही समय पे हुआ हो, ठीक है, यानी कि एक ही समय पे दो कार्य हुए हों तो उसको हम समकालिक बोल देते हैं भी, ये उसका समकालिक था, ये उसका समकालिक था, तो इस तरीके से। अब यहाँ पे ये साइमल्टेनियस क्यों लिखा गया, इसके पीछे भी कुछ रीजन होगा। इस चैप्टर का नाम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी तो हो सकता था। अब पहले कि जो ये चैप्टर नंबर 4 था, चैप्टर नंबर 5 था, चैप्टर नंबर 6 था, ये तीनों चैप्टर, इनमें क्या था कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती थी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती थी। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक तो होता था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या होता था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, प्लस एक होता था डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। जैसे वो dy बाई डी एक्स की फॉर्म में या डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में ऐसे कुछ लिखी होती थी, यानी कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x या x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि कुछ भी गिवन हो, बस मेन है एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन होता था। क्लियर। लेकिन अब समकालिक किसी एक के लिए तो यूज होता नहीं भी, ये एक ही चीज है और उस समय में ये दो के लिए यूज होता है। अब जो ये चैप्टर नंबर 7 है इसके अंदर आपको इकट्ठी दो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होंगी। कितनी गिवन होंगी, दो डिफरेंशियल इक्वेशन, और उनके अंदर एक तो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वो वेरिएबल गिवन होगा t, ठीक है ना, और दो गिवन होंगे, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, 2 और मोर गिवन होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि वो x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, सो ऑन। यानी कि आपको इस तरीके से इक्वेशन गिवन होगी कि dx अपॉन dt भी मिलेगा इक्वेशन में, dy अपॉन dt भी, क्या पता dz अपॉन dt भी मिल जाए भी, है कि नहीं। यानी कि एक दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। पहले के चैप्टर में ऐसा नहीं था, सिर्फ एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल गिवन था। क्लियर। अब साइमल्टेनियस का मीनिंग समकालिक, समकालिक इस वजह से लिखा गया क्योंकि यहाँ पेयर में गिवन होंगी डिफरेंशियल इक्वेशन भी, एक पहली डिफरेंशियल इक्वेशन एक दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों को एक साथ आपने सोल्व करना है, ठीक है ना, उन दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। तो अब उन दोनों को एक साथ सोल्व कैसे करना है वो चीजें हमें पढ़नी है भी। ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन था कि पहले हमने ऐसा पढ़ा, अब ऐसा चेंज आया, नाम और काम अब दोनों चीज आपको समझ में आ गई कि इसका नाम ये क्यों है, इसका काम क्या है भी, ठीक है ना। तो एक बार मैं इसको हटा देता हूं चैप्टर नंबर 7 को। अब ऊपर एक लाइन लिखी है, इससे उसको आप पढ़ सकते हैं कि मेथड of solving simultaneous linear differential equation with constant coefficient। अब लास्ट के 3 वर्ड पे और फोकस करना है भी आपने, ठीक है ना। चलो ये तो चैप्टर का नाम है भी, हमें मेथड पढ़ने हैं साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, लेकिन वो किस टाइप की, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब ये जो विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है ये लाइन पहले भी आ चुकी है, ये लाइन आई थी चैप्टर नंबर 4 के अंदर, यानी कि चैप्टर नंबर 4 का नाम ही क्या था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी कि उसमें डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर या डी वाई बाई डी एक्स के साथ 1 2 3 4 5 इस तरीके से कुछ भी कांस्टेंट लिखा होता था। लेकिन चैप्टर नंबर 5 में ऐसा नहीं था। चैप्टर नंबर 5 में x लगा दिया, कभी x + 2 लगा दिया, कभी 2x + 3 लगा दिया, ऐसा लगा होता था, ठीक है ना, क्योंकि वहां होमोजेनियस इक्वेशन हो गई थी वो। अब इसके लिए देखिए, इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास टोटल 2 मेथड है। दो मेथड में से जो पहला है
यानी कि फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड है यूज ऑफ ऑपरेटर डी, ऑपरेटर डी। और जो दूसरा मेथड है यानी कि सेकंड मेथड में यहां लिख देता हूं, वो है यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, यूज ऑफ DIFFEREN, यानी कि ये स्पेलिंग अच्छी खासी बड़ी है, तो ये डिफरेंशिएशन हो गया अभी, ठीक है ना। यानी कि दो मेथड है, या तो आप ऑपरेटर डी का यूज करोगे या फिर आप अगर ये काम ना चले तो डिफरेंशिएशन का यूज करोगे, वो मैं आपको बताता हूं। अब स्टार्टिंग में गिवन होंगी दो डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, दो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होंगी। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? अभी फर्स्ट स्टेप होगा उन दोनों को आपने सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज कर लेना है। और देखो डिपेंडेंट वेरिएबल दो बताए थे, मान लिया कि सिंबॉलिक फॉर्म आई f1d और x और f2d y इक्वल टू सम t1। अब t1 क्या है? ये है फंक्शन ऑफ t, फंक्शन ऑफ t, और t क्या है? t है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जिसकी रिस्पेक्ट में आपने डेरिवेटिव करना है, ठीक है। उसके बाद अब जो दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, मान लिया उसकी सिंबॉलिक फॉर्म है phi1dx प्लस phi2d और y इक्वल टू सम t1 सॉरी t2 भी यही है, t2 जैसे नाम थोड़ा इंटरेस्टिंग सा हो गया ना t2। तो इस तरीके से अब हमें करना क्या है? अब हमें क्लास 10th वाले रूल अप्लाई कर देने हैं भी। क्लास 10th वाले रूल कैसे? क्लास 10th में हमने मेथड पढ़े थे, एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा था एलिमिनेशन मेथड और तीसरा था एलिमिनेशन, ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये आपने क्लास 10th के अंदर पढ़े थे भी। अब ये प्रीवियस बातें आपके ग्रेजुएशन में काम आएंगी। वो कब पढ़े थे कि जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 होता है, या फिर 3x प्लस 2y इक्वल टू 7 होता है। इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, x के कोफिशिएंट कैंसिल हो जाएंगे, y बचेगा, y की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम बोलते थे एलिमिनेशन मेथड यानी कि हत्या मेथड। अब हत्या में वैसे जानबूझ के फनी टाइप में लिख रहा हूं कि एक चीज की हमने हत्या कर दी, एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया अभी x को बिल्कुल हटा दिया, सिर्फ y बचा और हमें किसकी वैल्यू मिल गई? y की वैल्यू। और उस y की वैल्यू का यूज करके हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू। सिंपल सा फंडा ये है। यानी कि अब जो यूज होगा वो एलिमिनेशन मेथड यूज होगा अभी इस चैप्टर के अंदर। अब इसमें क्या करना है कि आपने कुछ से मल्टीप्लाई डिवाइड करके किसी भी एक वेरिएबल को खत्म कर देना है। तो दूसरा वेरिएबल इज इक्वल टू समथिंग t में बचेगा, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करके आपने क्या करना है? सोल्व करना है। इनकी एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से आप सोल्व करोगे। लेकिन अब ये तो था आपका फर्स्ट मेथड। कई बार क्या होता है कि ये जो दोनों सिंबॉलिक फॉर्म बनी है डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये ऐसी बन जाती है कि हम जोर लगा लेते हैं कि और हमसे x और y में से कुछ कैंसिल ही नहीं होता, हमें ये नहीं पता चलता हम किससे मल्टीप्लाई करें किससे डिवाइड करें। तो जब ऐसा हो कि यहां हम इजिली सोल्व ना कर पाए, इस मेथड से इजिली सोल्व ना कर पाए, काफी टिपिकल हो जाए क्वेश्चन, तब हमें भागना है सेकंड मेथड की तरफ, ठीक है ना। फिर सेकंड मेथड काम आएगा। सेकंड मेथड कैसे काम आएगा कि स्टार्टिंग में जो दो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, जो जर्नल फॉर्म में गिवन होगी, उनका आपने क्या कर देना है? डेरिवेटिव कर देना है भी। क्लियर? और डेरिवेटिव करके फिर अगेन सिंबॉलिक फॉर्म बना देनी है, और उन सिंबॉलिक फॉर्म में से फिर आपको x और y कैंसल आउट करना आसान हो जाएगा। तो इस वजह से हम दूसरा मेथड यूज करते हैं डिफरेंशिएशन का। लेकिन यूज तब करना है जब ये इजीली सोल्व ना हो। ये नहीं कि भी स्टार्टिंग में ही दूसरा लगा दो, बस वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो मेथड हैं जो आपने अप्लाई करने हैं एक्सरसाइज 7.1 के अंदर। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है भी, मैं तो इसको क्लास 12th लेवल की एक्सरसाइज मानता हूं भी।
क्योंकि सिंपल सा डेरिवेटिव है बस, वो तो क्लास 12th में ही पढ़ लिया था। ग्रेजुएशन में कुछ नया सीखा है, नया क्या आया, nth डेरिवेटिव वगैरह ये आए हैं। अब अगर सिंपल sin x का डेरिवेटिव आ जाए तो क्लास 12th का ही होगा ना। तो इस तरीके से, तो ये इस तरीके से आपने 7 चैप्टर के अंदर काम करना है। ये इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी। अभी जैसे हम 7.1 के क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। हाँ भी, ये इंट्रोडक्शन में ये चीजें बताई गई थी और वो क्वेश्चन के अंदर आपको काम आएगी। तो आइए अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 7.1 की। एक्सरसाइज 7.1 में क्या है कि हर जगह आपको दो साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन है, इनको हमें सोल्व करना है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, क्लियर। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा भी, वो क्या होगा, हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा इनको। द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशंस, यानी कि गिवन इक्वेशंस की जो सिंबॉलिक फॉर्म बनेगी वो देखिए, d/dt को हम कैपिटल D पुट करेंगे। ये x में है, इन दोनों में से फर्स्ट और सेकंड में से x कॉमन आएगा तो d + 7x, और माइनस में y = 0। यहाँ हम लिख देंगे वेयर जो एक कैपिटल D है वो स्मॉल d/dt को हमने लिखा है भी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि y के साथ तो अकेला 1 था तो एज इट इज लिख दिया हमने। अब इसमें देखो x के साथ तो 2 है तो ये 2x, और y वालों के साथ ये dy/dt और ये 5y। यहाँ d/dt को क्या लिखोगे, d, तो ये तो हुआ प्लस का d, और इसमें से +5 निकला और y दोनों का कॉमन = 0। इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। वही जो ये d है वो क्या d/dt है। अब मेन मुद्दा क्या है कि एक को खत्म कर देना, या तो x को करो या y को करो। अब x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 बन जाए, थोड़ा टिपिकल सा होगा, इस वजह से हम y को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये तो d + 5 है। अब d + 5 को -1 बनाना मुश्किल है, -1 को d + 5 बनाना आसान है। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग, यहां से मैं लिख के बता देता हूं आपको, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय किससे, d + 5 से। तो d + 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये d + 7 और इंटू d + 5 और x, क्योंकि मल्टीप्लाई तो सभी की होगी ना, और साथ में d + 5 y, और 0 की तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। अब इसमें से ये जो सेकंड इक्वेशन है 2x + d + 5 y = 0, इनको ऐड कर देते हैं, एंड एडिंग इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अभी जब ऐड करोगे तो ये इन दोनों की मल्टीप्लाई, पहले x वालों को ऐड कर लेते हैं, d × d d², 7 और 5 12, और ये क्या हुआ d, और ये हो गया 35, और यहाँ से साथ में x, ये तो ऊपर वालों की मल्टीप्लाई की है, प्लस में ये 2x है। अब y वाला ये नेगेटिव में d + 5y, ये पॉजिटिव में y, तो यहाँ से जड़ से खत्म हो जाएगा, = क्या है, 0, यानी कि y को तो हमने फिनिश कर दिया। अब ये सिर्फ x में आया अभी, तो x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या बनेगा, d² + 12d, 35 और 2 कितना होगा, 37, और साथ में x = 0, यानी कि सिंबॉलिक फॉर्म हो गई सिर्फ और सिर्फ x वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ से अब इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेते हैं। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी भी, d² + 12d + 37 = 0। अब ऐसा कोई दो नंबर मिलेंगे नहीं जिनकी मल्टीप्लाई 37 आए, क्योंकि प्राइम नंबर है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, -b + b² -4ac, 4 × 3 120 और 28 148 हो गया अभी, ठीक है ना, √2a, यानी कि 2a, तो यानी कि ये 2 ही है बस। तो d की जो वैल्यू आई -12 प्लस माइनस, ये -4 का रूट करोगे तो 2 आयोटा आएगा अभी, /2, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग डिवाइड करोगे तो -6 प्लस माइनस आयोटा। तो रूट किस टाइप के आए, रूट आए इमेजिनरी और अलग अलग, ठीक है ना। देन अब देखो जो CF बनेगा, CF की वैल्यू क्या आएगी, e⁴ अल्फा
अब देखो यहाँ x लिखोगे, y लिखोगे या t लिखोगे, पहले जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते थे वो यहाँ आता, यानी कि x है तो x आता है जैसे dy बाई dx की फॉर्म में। अब यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है तो ये क्या आएगा 6t आएगा भी, साथ में है c1 कोस बीटा, बीटा है तो 1 ही है, कोस t बन जाएगा ये, और प्लस c2 और साइन t हो गया भी। क्लियर। अब ये CF की वैल्यू आई, अब हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटेग्रल। जब पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालोगे तो एक बड़ा सा क्रॉस लगा देना। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि राइट साइड में दोनों इक्वेशन के जीरो है और मेन तो इसी इक्वेशन का निकालना है, जीरो है, 1/f(d) जीरो लिखोगे ये क्या हो जाएगा जीरो, तो यहां से लिखोगे है जो कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा x इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का यहाँ x लिखा है ना तो सॉल्यूशन भी x में आएगा। पहले y होता था यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म y की, तो आंसर भी किस में आता था y में। अगर x कैंसिल आउट हो जाता यहाँ y बचता तो आंसर y में आता, फिर ये चीज आप ध्यान रखना। तो वो क्या बनेगा, ये CF ही क्या बन जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी कि e⁻⁻6t c1 cos t प्लस c2 sin t, ठीक है, और प्लस pi की वैल्यू क्या है 0, तो ये x हो गया भी। अब इसी तरीके से हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन में से एक जगह तो x पुट करना पड़ेगा। चलो x तो आप पुट कर देंगे यहाँ पे मान लिया, तो आपको dx/dt की वैल्यू चाहिए, क्योंकि dy/dt तो तब निकलेगा जब आपकी y की वैल्यू आई हुई होगी। तो ये तो इसमें तो हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे x की, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के लिए x तो हमारे पास आ गया, अब dx/dt और चाहिए। तो dx/dt बनाने के लिए इस सॉल्यूशन को, ये जो आया है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t कर देते हैं भी, तो ये क्या बनेगा dx/dt इक्वल टू, डेरिवेटिव करोगे e⁻⁻6t एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा -c1 sin t प्लस c2 और cos t, यानी कि फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड एज इट इज c1 cos t प्लस c2 sin t। फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे -6 आगे तो -6 e⁻⁻6t हो गया, dx/dt की वैल्यू आ गई। तो अब इनको 1 और 2 माना था, ये है जो इक्वेशन स्टार मान लो पहले वाले को, तो हम यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ dx/dt एंड x इन इक्वेशन स्टार, ठीक है। तो dx/dt की जगह ये वैल्यू रखोगे, इसको अलग कर लेते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो e⁻⁻6t और यहाँ c1 माइनस का sin t प्लस c2 e⁻⁻6t cos t, वहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो -6 c1 e⁻⁻6t cos t, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो -6 c2 e⁻⁻6t sin t, यानी कि ये तो हमने dx/dt रख दिया। उसके बाद प्लस 7 इंटू में x, तो 7 इंटू में x की वैल्यू ये है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस 7 e⁻⁻6t की मल्टीप्लाई है और c1 के साथ, इनके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 c1 cos t प्लस 7 c2 और e⁻⁻6t sin t, ये हो गया। और ये किसके इक्वल है, ये -y है राइट साइड में, यानी कि यही किसकी वैल्यू होगी y की वैल्यू होगी, ठीक है ना, क्योंकि -y है राइट साइड जाएगा क्या आएगा y इक्वल टू dx/dt प्लस 7x, वही क्या है dx/dt है 7x इक्वल टू क्या है y, तो y को आगे पीछे जैसे मर्जी लिख लो। y की जो वैल्यू आएगी, इन सभी में एक खास बात है कि e⁻⁻6t हर एक टर्म के अंदर है, तो e⁻⁻6t तो बिल्कुल बाहर रखो। अब देखो sin t के कोफिशिएंट काउंट करो, sin t का कोफिशिएंट है माइनस का c1 और ये कोस है माइनस का 6c2 और यहाँ से sin t का है प्लस 7c2, ठीक है ना, साथ में है sin t। अब cos t वाला देखो, cos t का है यहाँ प्लस ये c2 लिखोगे और यहाँ से -6c1 लिखोगे, यहाँ से 7c1 लिखोगे, 7c1
और कोस टी और तो कुछ है ही नहीं, साथ में कोस टी। ये किसकी वैल्यू आई, y की वैल्यू आई। तो y इजक्वल टू e टू द पावर माइनस 6t। तो ये क्या हुआ, c2 माइनस का क्या बना c1, और ये साइन t ऐसा ही है, माइनस का 6 और प्लस का 7, c2 एक बच गया, ये c1 बचा भी। प्लस में यहाँ देखो c2 अकेला है और c1 भी एक ही बचेगा, तो c1 प्लस c2 और कोस t। क्लियर। तो ये आई भी y की वैल्यू, ये आ चुकी है y की वैल्यू और ये आ चुकी है x की वैल्यू। तो यही हमने निकालना था, यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। बस आपने इतना सा लिख देना है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, dx अपॉन dt प्लस 2x माइनस 3y इक्वल टू t है। सेकंड इक्वेशन है dy अपॉन dt माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू e टू द पावर क्या है, 2t है भी। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो होगा द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस आर। अब जो इक्वेशंस की सिंबॉलिक फॉर्म बनेगी, यहाँ से देखिए d बाई डी टी को लिखोगे कैपिटल D प्लस 2, दोनों में से x कॉमन, और यहाँ से माइनस 3y इक्वल टू t। यहाँ से देखिए x के साथ क्या है -3, तो माइनस 3x, और y वालों में से d अपॉन डी टी को लिखोगे प्लस में यहाँ d और प्लस 2 और साथ में है y इक्वल टू e टू द पावर 2t। क्लियर। और यहाँ आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो वेयर कैपिटल D इक्वल टू d अपॉन डी टी। अब देखिए, अब हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, या तो आप x को एलिमिनेट करें या फिर आप y को एलिमिनेट करें। जब हम y को एलिमिनेट करते हैं, टू एलिमिनेट y, अब हम एलिमिनेट करते हैं y को। तो y को एलिमिनेट करने के लिए d प्लस 2 को फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड मान लेते हैं अभी। टू एलिमिनेट y मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय d प्लस 2 एंड जो इक्वेशन 2 है उसको मल्टीप्लाई करोगे बाय -3 से। ठीक है ना, इसको -3 से, इसको d प्लस 2 से, एंड एडिंग द रिजल्टेंट इक्वेशंस। ठीक है ना, जो रिजल्टेंट इक्वेशन बनेंगे उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो पहले वाली को मल्टीप्लाई करना है d प्लस 2 से, तो ये क्या हो गया, d प्लस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 3, और ये d प्लस 2y, और राइट साइड में भी d प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगी d प्लस 2 और साथ में t। इसको मल्टीप्लाई करना है -3 से, या फिर +3 से भी कर सकते हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उनको ऐड कर देंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रहेगा। तो +3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -9x और प्लस यहाँ 3 और d प्लस 2y इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना 3e टू द पावर 2t। और अब इन दोनों को हम कर देते हैं ऐड। जब ऐड करोगे यहाँ से d प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी कि d स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2 4d और 2 का स्क्वायर 4, इनके साथ है x और ये है माइनस का 9x, ये तो एज इट इज, और ये हो गए कैंसिल। और राइट साइड में क्या बचा d प्लस 2 इंटू में t, इसका मीनिंग क्या होता है भाई, dt लिखोगे तो ये हुआ dt प्लस 2t प्लस 3e टू द पावर 2t। तो यहाँ से इन दोनों से x कॉमन, माइनस का 9 यानी कि d स्क्वायर प्लस 4d, 4 माइनस 9 करोगे तो माइनस का 5 और साथ में x, और dt यानी कि डेरिवेटिव ऑफ t क्या बनेगा 1 प्लस 2t प्लस 3e टू द पावर 2t। ये आई सिंबॉलिक फॉर्म सिर्फ x वेरिएबल के अंदर। तो अब यहाँ से लिखते हैं देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी इसकी वो देखिए
वो बनेगी डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 5 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई तो माइनस की 5 आए और ये प्लस का 4 आए, तो क्या फैक्टर बनेंगे, डी, इसको मैं लिख सकता हूँ d प्लस का 5 और d माइनस का 1। 5 इंटू 1 माइनस का 5, 5 माइनस 1 कितना होगा 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से d की वैल्यू आई या तो माइनस का 5 और या फिर प्लस का 1। अब d की वैल्यू आ चुकी है, देन जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा भी वो क्या बनेगा, c1 e टू द पावर माइनस 5t प्लस c2 e टू द पावर t। ठीक है अंदर। अब ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, अभी हमने निकालना है पर्टिकुलर इंटेग्रल। राइट साइड में ये वैल्यू है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं पर्टिकुलर इंटेग्रल इज इक्वल टू, जो पर्टिकुलर इंटेग्रल बनेगा वो क्या बनेगा वो देखिए, 1 ओवर एफ ऑफ डी, यानी कि 1 बाय डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 5 इसके साथ में है, इनके साथ मल्टीप्लाई करनी है अभी, 1 प्लस 2t के साथ अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 5 और 3 इंटू ई टू द पावर 2t से अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये बनेगा pi। अब इस केस में तो हमें क्या करना है कि जो सबसे लोएस्ट डिग्री वाली टर्म है तो दिस मीन्स उसको हम कॉमन लेंगे, तो ये माइनस का 5 आएगा कॉमन, तो माइनस 1/5 तो कॉमन। अब बाकी यहाँ से तो क्या बचेगा 1 और माइनस का 5 कॉमन लिया है, तो माइनस का 5 कॉमन लिया है, तो एक काम करते हैं इनका माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बनेगा डी स्क्वायर बाय 5 प्लस 4/5d और इसका इंडेक्स क्या होगा -1 होगा भी। ठीक है ना, माइनस का 5 लिया कॉमन, यहाँ तो से 1 बचा और प्लस ये डी स्क्वायर बाय 5, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव बचने थे ना, तो वो नेगेटिव बाहर लगा लिए, तो इस वजह से ये क्या हो गए पॉजिटिव हो गए। और साथ में है 1 प्लस 2t। अब चैप्टर 4 वाले रूल भी आपको याद रहना चाहिए, प्लस अब इसका रूल क्या कहता है, इसके अंदर हम पुट करते हैं d को 2, जब d को 2 पुट करोगे तो 3 e टू द पावर 2t, तो ये 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 और -5 ये बनेगा भी। उसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं -1/5, यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, अब इसको ओपन कर लो, 1 माइनस ये पूरा किसका काम कर रहा है d का, तो इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस d, यानी कि d स्क्वायर बाय 5 और 4/5d। ठीक है ना, और उसके बाद प्लस डी स्क्वायर, अब 2t यानी कि पावर 1 है t की, तो एक ही डेरिवेटिव तक काम चलाना था, स्क्वायर करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको हम नहीं लिखेंगे भी। साथ में आएगा 1 प्लस 2t प्लस, अब यहाँ देखो 8 और 4 12 में से 5 गए 7, तो यानी कि 3/7 e टू द पावर 2t, ऐसे आप लिखोगे। उसके बाद अब ये -1/5, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 प्लस 2t आया। अब डी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 1 का डबल डेरिवेटिव 0, इसका भी डबल डेरिवेटिव 0 है तो 0 होगा। 4/5d की 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 4/5 यानी कि डेरिवेटिव ऑफ 1 0, ये भी 0 होगा। 4/5 और डेरिवेटिव ऑफ 2t का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, तो 2 इंटू 4 ये बना 8/5 प्लस 3/7 e टू द पावर 2t। ठीक है ना, ये होगा भी। इसको मैं यही आगे लिख लेता हूँ क्योंकि स्पेस की कमी होगी बाद में। माइनस का 1/5 मल्टीप्लाई करोगे अंदर, और माइनस का 2/5t और माइनस का 8/25। ठीक है ना, उसके बाद अब है ये वाला 3/7 और e टू द पावर 2t, तो ये आया pi। नाउ जो x बनेगा भी, x यानी कि x के अंदर था ना कंप्लीट सॉल्यूशन CF, तो C1 e टू द पावर -5t प्लस C2 e टू द पावर t और साथ में pi यानी कि -1/5 -2/5t -8/25 प्लस 3/7 e टू द पावर 2t। अब हमें y की वैल्यू और निकालनी है, तो हुई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू कहाँ, इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं, इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं ना,
तो यहाँ से हम लिखेंगे, चलो पहले इसका डेरिवेटिव करके dx अपॉन dt की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है ना, t की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो ये बनेगा dx अपॉन dt इक्वल टू, ये -5 आया आगे, c1 e टू द पावर -5t। अब ये तो एज इट इज c2 e टू द पावर t, इसका 0 हो गया, इसका माइनस का 2/5 हुआ, इसका भी 0 हो गया, इसका 3/7 यानी कि 2 आगे आ जाएगा, तो 6/7 e टू द पावर 2t हुआ अभी, ठीक है ना। अब ये जो x के अंदर -1/5 और -8/25 है, दोनों का एलसीएम आया 25, और यहाँ कितना ऐड हो जाएगा 5 और 8 13, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ -13/25। अब इसको यहाँ हटा देते हैं, यानी कि दोनों को ऐड करके हमने लिख दिया अभी, क्लियर। तो ये x की वैल्यू है, dx अपॉन dt की वैल्यू, इनको हम यहाँ पुट कर देते हैं अभी। यहाँ से जब वैल्यू निकालोगे किसकी, 3y की, 3y पॉजिटिव होगा, दिस मीन्स 3y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, dx अपॉन dt और प्लस है 2x, और इसमें से माइनस करना है ये उस साइड t, ठीक है ना, यानी कि t को तो हम माइनस में लेके गए, 3y को यहाँ प्लस में ले आए, तो ये 3y की वैल्यू है, इससे y की वैल्यू हमें मिलेगी। तो dx अपॉन dt की वैल्यू पुट करोगे, ये है -5 c1 e टू द पावर -5t प्लस c2 e टू द पावर t -2/5 प्लस 6/7 e टू द पावर 2t। ये हो गया भाई dx अपॉन dt। अब 2 की मल्टीप्लाई करनी है x के साथ, तो ये रहा सारा x, 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2c1 e टू द पावर -5t, यहाँ से 2c2 और e टू द पावर t, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 और 2 -26/25, 2 से मल्टीप्लाई करोगे -4/5t, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6/7 e टू द पावर 2t, और उसके बाद माइनस में क्या आएगा t, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ -t, क्लियर। अब इसको सारे को सोल्व करना है अभी, तो ये वैल्यू आएगी 3y की, 3y, तो 3y देखो ये दोनों टर्म एक जैसी हैं, एक तो ये और एक ये, माइनस का 5 प्लस का 2, तो कितना बचा -3c1 e टू द पावर -5t। उसके बाद e की पावर t वाली टर्म एक ये है और एक ये है, 2c2 और c2, 3c2 e टू द पावर t होगा, ठीक है। e की पावर 2t वाली टर्म एक ये है, एक ये है, 6/7 और 6/7 12/7 e टू द पावर 2t, इतना हो गया। उसके बाद और देखो क्या बचा अभी, माइनस का 2/5 और माइनस का 26/5, ठीक है ना, तो 25 तो आया इनमें से एलसीएम, यानी कि माइनस का 25, ये 5 2 जा 10 और 26, यानी कि ये हुआ 36, ठीक है ना, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये इनका भी काम हो गया। अभी देखो फर्स्ट सेकंड ये भी जा चुके, ये भी जा चुके, ये भी, ठीक है ना। अब माइनस का 4/5t और माइनस का 1, यानी कि माइनस का 4/5 माइनस का 1, -5 और -4, तो ये बना -9/5t, ठीक है ना। इनको भी हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इस वाले को और इस वाले लास्ट में t को, क्लियर। तो ये आई 3y की वैल्यू, लेकिन हमें 3y की नहीं 3 की y की वैल्यू निकालनी, तो y की वैल्यू आई तो 3 से डिवाइड करोगे, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ प्लस वाले को, c2 e टू द पावर t रह गया, यहाँ 3 से डिवाइड किया तो -c1 e टू द पावर -5t रह गया, 3 से डिवाइड करोगे 3 4 जा 12, 4/7 e टू द पावर 2t, 3 से डिवाइड करोगे ये हो गया 12/25, 3 से यहाँ 3/5 और t, तो ये वैल्यू किसकी आई भी, y की आई, ये वैल्यू आएगी y की, और ये जो वैल्यू है x की, ठीक है ना। तो ये जो दोनों हैं ये हमारे क्या होंगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे।
उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 वो आप खुद से ट्राई करेंगे भी। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट इस टाइप से है, dx अपॉन dt इक्वल टू है माइनस का wy एंड dy अपॉन dt इक्वल टू है wx। ये थोड़ी सी अलग स्टेटमेंट आ गई है यहाँ से, तो पहले तो इसको सिंपल वे में लिख लेते हैं। सिंपल वे यानी कि wy को इस साइड लेके आओ तो ये बनेगा dx अपॉन dt प्लस का wy इक्वल टू 0 एंड जो दूसरी इक्वेशन बनेगी dy अपॉन dt माइनस wx इक्वल टू क्या बनेगा 0। क्लियर। तो यहां से हम सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस आर, अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगी, ये हो गया d और x प्लस wy इक्वल टू 0। यहां से ये बनेगा, x वाले को पहले लिख लेते हैं, माइनस wx प्लस d और y इक्वल टू 0, जहां पे ये जो d है उसका मीनिंग है d अपॉन dt, ठीक है ना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो इस तरीके से आप देखिए यहां माइनस का w है, ये d है, तो कैसे एलिमिनेट करें, या तो इसको w से मल्टीप्लाई कर लो, इसको d से मल्टीप्लाई कर लो। तो हम क्या करते हैं, जो ये फर्स्ट इक्वेशन है इसको तो हम w से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको हम d से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। ये वैसे लिखा है, ये ध्यान में रखना, ये कि मैं सिर्फ वो लाइन लिखने के लिए भी इससे मल्टीप्लाई करे ऐड करे वो आप लिख लेना। तो यहाँ से बनेगा wdx प्लस w से मल्टीप्लाई करोगे तो w स्क्वायर y और ये तो 0 है ही, यहाँ d से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस wdx प्लस d से मल्टीप्लाई करोगे तो d स्क्वायर y इक्वल टू 0 होगा, राइट साइड में तो 0 है। अब इनको हम ऐड कर देते हैं भाई, ये तो हुआ कैंसल, ऐड करोगे तो ये क्या बना d स्क्वायर प्लस w स्क्वायर और साथ में y इक्वल टू क्या बनेगा 0। क्लियर। तो ये होगी सिंबॉलिक फॉर्म। देन यहां से हम क्या लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो देखिए क्या बनेगी भी, तो यहाँ से डी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, तो डी की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस डब्ल्यू आयोटा, ठीक है ना, प्लस माइनस डब्ल्यू आयोटा। देन जो सी एफ हमारा बनेगा, सी एफ इक्वल टू, ये y में है तो ये बनेगा e टू द पावर अल्फा एक्स तो 0 है, तो c1 कोस बीटा टी, यानी कि x में नहीं t में लिखना है, प्लस c2 साइन बीटा यानी कि डब्ल्यू टी, ये बना भी सी एफ। यहाँ पे है जो पी आई है पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो क्या होगा 0, क्योंकि राइट साइड में क्या दिखाई दे रहा है आपको 0। सो जो ये सॉल्यूशन आया y इक्वल टू ये क्या बनेगा c1 कोस डब्ल्यू टी प्लस c2 साइन डब्ल्यू टी, यानी कि यही क्या होगा सॉल्यूशन। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए भी, dy अपॉन dt की, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करोगे, साइन का किस में आएगा कोस में, और ये w आगे आ जाएगा माइनस डब्ल्यू c1, ये साइन डब्ल्यू टी, कोस का तो साइन में चला गया, और इसमें ये w आगे c2 साइन का कोस डब्ल्यू टी, तो ये हो गया डेरिवेटिव। अब इनको हम पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन के अंदर, ठीक है ना। तो dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है, यहाँ से लिखोगे माइनस डब्ल्यू c1 और ये बना साइन डब्ल्यू टी, ठीक है। उसके बाद प्लस डब्ल्यू c2, ये उसके बाद है डब्ल्यू c2 के साथ कोस डब्ल्यू टी, कोस डब्ल्यू टी, ठीक है ना, किसके इक्वल है wx के इक्वल है। तो ये जो w है ये दोनों साइड से w हो गया, यानी कि कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो x की जो वैल्यू आई उसको मैं ये लिख सकता हूँ c2 कोस डब्ल्यू टी माइनस का ये क्या है c1 साइन डब्ल्यू टी। क्लियर। तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू है तो, और ये किसकी वैल्यू है y की वैल्यू है भी, ठीक है ना। तो x की भी वैल्यू आई, y की भी वैल्यू आई, दिस मीन्स यही हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटा सा था।
यहाँ से एक चीज़ का और ध्यान रखना कि आपने x और y इन दोनों की वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन स्टूडेंट का माइंडसेट कुछ ऐसा होता है कि वो आंसर की तरफ भागते हैं। जब आप यहाँ x और y की वैल्यू को मैच करोगे तो आपकी कंप्लीट वैल्यू मैच नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये तो y की वैल्यू आनी चाहिए थी, ये x की वैल्यू आनी चाहिए थी, और आपको ये देख के लग भी रहा होगा कि कहीं ना कहीं हमने गलत कर दिया और आंसर हमारा गलत आया है। आप चेक कर सकते हैं बुक में पीछे आंसर, लेकिन ये आंसर गलत नहीं है भी, ये भी 100% सही है। अब जो बुक वाला आंसर गिवन है उसको देखिए अगर आप कैसे निकालते हैं। अब ये इक्वेशन हमारी आई थी, ठीक है ना, अगर इसको मैं ये इक्वेशन में अलग से लिख लेता हूं यहां, देखो ये तो मेरे वाला तरीका होगा भी, जैसा भी मूड में आया, जैसा भी माइंड में आया करवाते टाइम उसी टाइप से करवा दिया। अब आपके हिसाब से देखते हैं, ये जो है dx प्लस WY इक्वल टू 0 ये फर्स्ट बनी थी, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं भी। डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या बनेगा, डी स्केयर एक्स प्लस W तो कॉन्स्टेंट है, dy इक्वल टू 0। अब ये थी आपकी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में से अगर dy की वैल्यू निकालोगे, dy वो किसके इक्वल होगा, प्लस के WX के, ऐसा होगा सेकंड इक्वेशन में से। ये वैल्यू अब हम यहां पुट कर देंगे, तो डी स्केयर एक्स प्लस W, dy की जगह क्या पुट करोगे, WX इक्वल टू 0, तो ये क्या बना, डी स्केयर एक्स प्लस W स्केयर एक्स इक्वल टू 0। तो इसकी में से ये क्या बना, डी स्केयर प्लस W स्केयर और x इक्वल टू 0, सिंबॉलिक फॉर्म बन गई। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे तो डी स्केयर प्लस W स्केयर इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू वही क्या आई, प्लस माइनस W आयोटा। तो अब यहाँ देखो pi तो है ही नहीं, यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन x क्या बनेगा, C1 कोस WT प्लस C2 साइन WT, यानी कि अगर इसके हिसाब से करें। अब x की वैल्यू क्या आ रही है, ध्यान से देखो, C1 कोस WT और C2 साइन WT, जो किसकी वैल्यू आई थी, y की वैल्यू आई थी अगर हम पहले वाले मेथड से करते हैं। लेकिन अगर ये मेथड लगा दिया तो ये वैल्यू किसकी होगी, x की। अब आपका यहाँ आंसर मैच हो गया होगा, हाँ भी x की वैल्यू तो ये दे रखी है पीछे। अब यहाँ से जब dx अपॉन dt करोगे, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करोगे, तो कोस का साइन यानी कि माइनस W C1 और ये होगा साइन WT, और साइन का कोस तो यहाँ W C2 कोस WT, ये वैल्यू। अब x और dx अपॉन dt की वैल्यू, x यहाँ किसकी वैल्यू चाहिए, y की चाहिए ना, तो यहाँ पुट कर देते हैं dx अपॉन dt इक्वल टू क्या है, माइनस के WY के। तो ये वैल्यू है जो माइनस के WY के इक्वल है, तो माइनस का W दोनों साइड से कैंसिल होगा, तो जब माइनस का W यहाँ से तो कैंसिल हो गया, और ये इसको क्या बना देगा, प्लस वाले को माइनस बना देगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ C1 साइन WT, और ये माइनस का बना ना C2 कोस WT। अब ये y की वैल्यू आ गई भाई इस दूसरे वाले मेथड से, ठीक है ना। अब आपको लग रहा होगा सर हाँ बुक में यही आंसर है और ये हमारे मैच होते हैं, लेकिन अब इस एक्सरसाइज के अंदर जरूरी नहीं है कि आपके हर एक क्वेश्चन के आंसर मैच हो सकता है कि कुछ ही क्वेश्चन ऐसे जिनके एग्जैक्ट आंसर मैच होंगे, क्योंकि बुक वालों ने कुछ इस हिसाब से आंसर प्रिंट कर रखे हैं कि अगर आप स्टार्टिंग में x को एलिमिनेट करते हो तो आंसर में इफेक्ट आता है, लेकिन अगर यहाँ स्टार्टिंग में हम y को एलिमिनेट कर देते तो हमारा यही आंसर आता। अब हम ये तो सोच नहीं सकते भी बुक वालों ने किसको एलिमिनेट करके आंसर लिख रखा है, हमें जस्ट फोकस करना है प्रोसीजर पे, वर्किंग रूल पे, स्टेप्स पे, उनमें कोई भी मिस्टेक ना हो। आंसर अगर इधर उधर है, ये तो क्या है देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें x की वैल्यू क्या है, C1 C2, C1 के साथ cos WT sin WT। अब ये क्या है, C2 भी एक जस्ट कांस्टेंट है, C1 भी एक जस्ट क्या है कांस्टेंट, और ना हमें वैल्यू पता है, तो इनको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अब देखो माइनस का C1 है, ये भी जस्ट कांस्टेंट है, ये भी क्या है C2, हो सकता है माइनस के C1 की वैल्यू C2 रही हो सकता है यहाँ C1 की वैल्यू C2 के इक्वल रही हो, यानी कि इस टाइप से ये जस्ट एक कांस्टेंट है। क्योंकि कई बार हम इंटीग्रेशन में क्या करते थे कि माइनस C1/4 आ गया तो इसको हम क्या बना देते थे, C बना देते थे। तो आप जो मर्जी तरीके से करो, आंसर की तरफ मत भागना। अगर आपका प्रोसीजर सही है तो आंसर भी आपका सही ही होगा,
डेफिनेटली अगर आपको ये मैच ही करना है भी, फिर तो आपको देखो अगर x एलिमिनेट कर दिया, मैच नहीं हुआ, फिर दोबारा y कर लेना भी, दो बार करने पड़ेंगे। और ऐसे एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक ही क्वेश्चन को दो बार करें, और एग्जाम में ना ही किसी के पास आंसर होते हैं कि हाँ हमारा आंसर मैच होगा कि नहीं होगा, भी जो भी ट्राई कर गया ना माइंड पे फर्स्ट मेथड, बस उसी से सोल्व कर दिया। क्लियर? तो इस तरीके से ये फिफ्थ को आप दो तरीके से कर सकते हो, ये पहले वाला भी सही है, दूसरे वाला भी सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वो भी आप खुद से ट्राई करेंगे, काफ़ी इजी से क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट करवाता हूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री आ चुकी है अभी। तो ये दोनों इक्वेशंस गिवन है, आपको सामने दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, तो द सिंबॉलिक इक्वेशन या द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशंस, यानी कि जो गिवन इक्वेशंस हैं उनकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगी। यहाँ से देखो, x वाले को पहले लिखते हैं तो ये हुआ d, और x वाला कोई है ही नहीं तो dx हो गया, प्लस y वाला करोगे तो यहाँ d - 2 और y इज इक्वल टू या 2 cos t - 7 sin t। एंड यहाँ से देखो x में से यहाँ d और ये प्लस का 2 और साथ में x और ये माइनस में dy है ना, dy इज इक्वल टू 4 cos t - 3 sin t। ये हो गया अभी सिंबॉलिक फॉर्म। अब हम क्या करते हैं, y को एलिमिनेट कर देते हैं। किसको? y को। यहाँ है d - 2, यहाँ है माइनस का d, तो इसकी तो मल्टीप्लाई कर देते हैं d से, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं d - 2 से। बात एक ही है, यानी कि जो ये इक्वेशन है फर्स्ट, इसकी तो हमें मल्टीप्लाई करनी है d से भी, और ये जो इक्वेशन है इसकी मल्टीप्लाई करनी है d - 2 से, तो मल्टीप्लाइंग विद d - 2। तो जब आप d से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा d² x प्लस d इंटू d - 2 y इज इक्वल टू, अब d से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ, d इंटू दिस, और d इंटू दिस का मीनिंग क्या हुआ, डेरिवेटिव। तो जब डेरिवेटिव करोगे 2 cos t का तो वो क्या आएगा -2 sin t और -7 sin t का cos t, तो d का मीनिंग डेरिवेटिव होता है। अब दूसरे वाले को d - 2 से मल्टीप्लाई करोगे, d + 2 और d - 2 कितना हुआ, d² - 4 और साथ में आया x, ठीक है, माइनस d तो पहले था ही, d - 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया y इज इक्वल टू, अब ये जो राइट साइड में है इसकी मल्टीप्लाई d - 2 के साथ होगी। किसके साथ? d - 2 के साथ। जब d के साथ मल्टीप्लाई करोगे, d का मीनिंग डेरिवेटिव, तो 4 cos t का डेरिवेटिव क्या आएगा, -4 sin t और -3 sin t का -3 cos t, तो ये तो होगी d के साथ मल्टीप्लाई। हम -2 के साथ और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, -2 के साथ करोगे तो 8 cos t माइनस का और माइनस माइनस प्लस 6 और sin t, ये वैल्यू आ जाएगी भी, ठीक है ना। अब हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं भी। ऐड करोगे तो y को तो हमने एलिमिनेट कर दिया, यहाँ से देखो d² और प्लस d², तो ये बना 2d² - 4 और साथ में x इज इक्वल टू। अब यहाँ से देखिए sin t वाले काउंट करो, 4 और 2 माइनस का 6 और ये प्लस का 6, ये हो गए कैंसल। अब 7 3 10 और 8 18, तो माइनस का 18 cos t, ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। यहाँ से देखिए, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो देखिए क्या बनेगी, 2d² - 4 इज इक्वल टू 0, 2d² इज इक्वल टू 4, d की वैल्यू क्या आई, d² की वैल्यू 2 और d की वैल्यू क्या आएगी, +√2। तो यहाँ से जो CF बनेगा, CF क्या बनेगा, ये x के अंदर है, तो दिस मीन्स C1e टू द पावर √2t प्लस C2e टू द पावर -√2t, ये हो गया CF। अब हमें निकालना है भी PI, इसका PI भी है क्योंकि राइट साइड एग्जिस्ट करती है, -18 cos t है 1/f ऑफ d, यानी कि 2d² - 4 और ये है माइनस का 18 cos t, ठीक है। तो अब cos साइन वाले cos 80 वाली फॉर्म में हमें क्या करना होता है, अब यहाँ हम पुट करते हैं d² को, माइनस का a² cos 80 यानी कि माइनस का क्या है
1, ये आपके 4 चैप्टर के रूल है। तो इसकी जगह माइनस का 1 पुट करोगे तो -2 और -4, माइनस का क्या हुआ 6 और -6 और ऊपर क्या है 18, तो 6 3 जा, यानी कि ये क्या बना 3 cos t। ये किसकी वैल्यू आई, पी आई की। हेंस यहाँ से जो कंप्लीट वैल्यू होगी, ये x के अंदर था तो x की वैल्यू क्या आएगी CF, यानी कि ये C1 e⁻√2t प्लस C2 माइनस में ये जो e⁻√2t ये हो गया। उसके बाद पी आई की वैल्यू क्या थी +3 cos t। ये किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है भी, लेकिन x की वैल्यू नहीं, हमें y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू तो हो ही गई, y की वैल्यू और। अब इस x की वैल्यू को एक बार मैं यहाँ आगे लिख लेता हूँ भी, ठीक है ना, कि जो x की वैल्यू आई है वो है C1 e⁻√2t प्लस C2 e⁻√2t और प्लस 3 cos t। वैल्यू निकालनी है y की। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा भी, ठीक है, उसके लिए देखते हैं। और y की वैल्यू आएगी कैसे, यहाँ dx/dt पुट कर दें तो यहाँ dy/dt चाहिएगा, है कि नहीं, या फिर यहाँ dx/dt और x की वैल्यू पुट कर दे तो यहाँ dy/dt है, यानी कि दोनों जगह y में कुछ ना कुछ है, सिंपल वैल्यू नहीं निकलेगी, तो हम इसी के अंदर पुट कर देते हैं। पहले dx/dt निकाल लेते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx/dt इक्वल टू डेरिवेटिव करोगे तो √2 आगे C1 e⁻√2t, यहाँ से माइनस का √2 आगे C2 e⁻√2t, cos t का माइनस का sin t तो 3 sin t हो गए। तो dx/dt की वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन में आपने पुट करना है भी, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। अब यहाँ से देखो dx/dt है 2x है और ये है dy/dt बचेगा, बाद में इंटीग्रेशन करके y की वैल्यू निकाली जा सकती है। लेकिन अगर आपने यहाँ पुट कर दी तो dx/dt है, x पुट करने के लिए कहीं जगह नहीं है, dy/dt और y में वैल्यू बचेगी, तो यहाँ से y की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, क्योंकि y होगा तभी तो डेरिवेटिव होगा, या फिर डेरिवेटिव होगा तभी y होगा, ये तो इकट्ठा होगा, इकट्ठे में वैल्यू नहीं निकलेगी। तो इसमें पुट कर देते हैं dx/dt की जो वैल्यू है, यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ एक बार, इस इक्वेशन से ध्यान रखना, मैं इससे वैल्यू निकाल रहा हूँ कि जो माइनस का dy/dt होगा वो ये सारा इस साइड आ जाएगा, इनकी 4 cos t माइनस 3 sin t, और ये क्या बना माइनस का dx/dt और माइनस का 2x। इस नेगेटिव को उस साइड कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो जो dy/dt आया तो वो आया माइनस का 4 cos t माइनस माइनस प्लस 3 sin t और प्लस का ही dx/dt और प्लस का ही 2 × x। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं। अब थोड़ा इसको इधर ले आते हैं भी, जो dy/dt बनेगा माइनस 4 cos t एज इट इज प्लस 3 sin t ये भी एज इट इज, उसके बाद प्लस अब dx/dt यानी कि ये वैल्यू √2 C1 e⁻√2t माइनस √2 C2 e⁻- माइनस का √2t माइनस 3 sin t, ये हो गया प्लस 2 × में x, और x की वैल्यू ये है, तो ये बना 2 C1 e⁻√2t प्लस 2 C2 e⁻- √2t और 2 3 जा 6 cos t, ये हुआ। तो थोड़ा और इसको सोल्व कर लेते हैं, dy/dt, ये cos t यहाँ भी है, cos t यहाँ भी है भी, तो -4 और +6, तो क्या बना 2 cos t, क्या अकेला sin t है, ये रहा 3 sin t और माइनस का 3 sin t, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अब √2 C1 e⁻√2t और ये 2 C1 √2t है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है अभी, कॉमन आप ले सकते हो, अगर आपने कॉमन नहीं भी लेना तब भी काम चल जाएगा अभी। तो चलो कॉमन नहीं लेते हैं, एक तो C1 है इन दोनों में और एक √2 है, तो अगर मैं इसमें से ये कॉमन लूँ कि e⁻√2t कॉमन ले ले, तो यहाँ से क्या बचेगा √2 C1 प्लस 2 C1, ठीक है ना, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। C1 को आप बाहर भी लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें से देखो
प्लस का हमने कॉमन ले लिया e टू द पावर माइनस का √2t। यहाँ से क्या बचा, एक ये 2c2 और ये माइनस का √2c2। तो ये सारा काम फिनिश हो गया अभी, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, dt को राइट साइड ले जाते हैं। यहाँ से देखो dy इक्वल टू राइट साइड dt लेके जाओगे तो दोनों साइड इंटीग्रेशन भी साथ ही कर देंगे। तो ये इंटीग्रेशन dt, यानी कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन भी ले लिया और dt को भी उस साइड लेके चले गए। प्लस अब ये तो कॉन्स्टेंट है √2c1 प्लस 2c1 इंटीग्रेशन e टू द पावर √2t dt। उसके बाद प्लस 2c2 माइनस √2c2, ये भी कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस √2t और dt। ठीक है ना। dy का इंटीग्रेशन करोगे तो ये आया y इक्वल टू cos t का क्या होता है sin t, तो ये बनेगा 2 sin t। यहाँ देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो √2 से डिवाइड होगा, ये √2 से, यानी कि ये तो एज इट इज √2 से डिवाइड होगा। √2 और डिवाइड वाला यहाँ लगा लेते हैं, तो ये क्या बनेगा c1, और √2 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा √2c1, और ये बना e टू द पावर √2t। क्लियर, इंटीग्रेशन हो गया। प्लस अब इसका माइनस का √2 डिवाइड में आएगा, तो माइनस के √2 से यहाँ करोगे तो ये तो बन गया प्लस का, यानी कि c2, यहाँ से डिवाइड करोगे तो माइनस का √2c2, और ये क्या है e टू द पावर माइनस का √2t। ठीक है ना। तो ये क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेशन कर दिया। अब इसको थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो y इक्वल टू, इन दोनों में से देखो c1 भी कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचा 1 प्लस √2c1 e टू द पावर √2t। यहाँ से c2 कॉमन है, तो 1 माइनस √2c2 e टू द पावर माइनस का √2t, और ये क्या है प्लस 2 sin t। ये हुई भी y की वैल्यू। ठीक है ना। तो ये कंप्लीट आएगा आपका y, और ऊपर हमने निकाला था ये x। क्लियर। तो ये x और y की वैल्यू आपने इस तरीके से निकाल ली। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना, अभी यहाँ जो हमने एलिमिनेट किया था वो y को एलिमिनेट किया था, तो ये आंसर आपका इस तरीके से आया। अगर आप यहाँ इस x को एलिमिनेट कर देते, यहाँ इस x को हटा देते, इस वाले x को, तो आंसर में चेंज हो जाता, यानी कि जो इस टाइप की वैल्यू है वो तो आती y की, किसकी वैल्यू आती है, y की सिंपल वैल्यू आती, और x वाली वैल्यू में 1 √2 प्लस माइनस का ऐसा कुछ लगा होता, यानी कि वो भी आंसर ठीक होता। ये ध्यान रखना, कहीं आप ये कंफ्यूज हो जाओ कि पीछे आंसर ये दे रखा है और आपने अगर x को एलिमिनेट कर दिया तो वो y में कुछ और आंसर आया, वो भी आंसर सही होगा, जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बताया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने 7.1 के मेथड पढ़े। आपको आइडिया हो गया होगा कि 7.1 किस टाइप की एक्सरसाइज है। काफ़ी सिंपल सी है, बस डेरिवेटिव करते जाना, और तो कुछ इसके अंदर है ही नहीं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 आज की वीडियो में कंप्लीट किए हैं। काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है, 2-3 पार्ट में इसको कवर करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है अभी एक क्वेश्चन करवाया और सीधे 10वें 11वें क्वेश्चन पे चले गए, तो काफ़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाया करें, क्योंकि व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं और लाइक कम मिलते हैं, उनके कंपैरिजन में काफ़ी कम होते हैं। और कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ दिया करें भी कि आपको वीडियो कैसी लगती है, क्या आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, जो भी आप पूछना चाहें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, PDF भी वहीं देता हूँ मैं, तो सारे लिंक एक बार आप चेक कर लिया करें, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएँ। व्हाट्सएप ग्रुप में पर्सनली सभी के डाउट लिए जाते हैं। अगर आपको भी कोई डाउट पूछना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी पिक भेज दीजिए क्वेश्चन की, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा भी। तो इस तरीके से। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।